बिल्कुल। और शुरुआत में हमने इसके कारण पर बात की थी, लेकिन फिर से मैं अगर उस पर आऊँ तो हम्म, पहले आया कि ये ट्रिगर कहाँ से हुआ ये पूरा मूवमेंट, कि सरकार ने जो है सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाया। उसके बाद हम्म। से प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई की गई और प्रदर्शनकारी मारे गए। लेकिन क्या ये कॉज इसका सिर्फ इन घटनाओं से इतर कोई डीप रूटेड कॉज भी है इस पूरे व्यापक प्रदर्शन का? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक्शन कर लिया गया वो गलत था। फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह से जो प्रदर्शनकारी मरे, उसका उल्टा असर होता है, सब कुछ है, मैं मानता हूँ ये काम गलत हुआ। लेकिन ये कहना कि जो आज हुआ उसकी वजह वो थी, वो भी मेरे मन में ठीक से नहीं बैठता है, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह का आंदोलन इतना हिंसक स्वरूप अचानक इख्तियार कर लेगा जब तक कि उसको प्रवोक नहीं किया जाए। और जी। ये प्रोवोकेशन कहाँ से आ रहा है, मैं पहले बोल चुका हूँ कि इसके बारे में देखना होगा, सोचना होगा, क्योंकि काफी गंभीर विषय है। और बिल्कुल। इसके बारे में ओपन डिबेट करना तो बिल्कुल सही नहीं होगा जी। जी। ये नेपाल की जो ज्योग्राफी है नेपाल की, वो दो बड़े देशों के बीच में आती है, भारत और चीन। भारत की ओर से साफ कहा गया है वो स्थिति पर पूरे देख रहा है किस तरह से, हम्म। और कंडेम भी की गई है इस तरह की हिंसक घटनाओं को। आप जी। भारत और चीन का रोल क्या देखते हैं स्टेबिलिटी मेंटेन करने में पूरे रीजन की? नेपाल का तो वो आंतरिक मामला है, लेकिन रीजन की जी, स्टेबिलिटी मेंटेन करने में क्या रोल देखते हैं आप? जहां तक मैं समझता हूँ, जो सरकार का तख्ता पलट होने की जो हालात बन रहे हैं, इसकी तरफ चीन का भी मेरे ख्याल है कुछ रवैया, मैं समझता हूँ कि एनकरेजिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि केपी ओली जो है खुद एक चाइना सपोर्टर रहे हैं। उनकी जो पॉलिसीज है चाइना को सपोर्ट करने वाली हैं। तो मैं नहीं समझता कि चीन उनको क्यों बदलना चाहेगा। आपको याद होगा कि लिपुलेख के बारे में, जी। या 2015 में जब ये ट्रेड बैन हुआ था, तो भारत को अपोज भी किया था केपी ओली ने। तो केपी ओली इज नोन टू बी ए चाइना सपोर्टर। तो मैं नहीं समझता हूं कि चाइना कि जब हो रहा है उससे चाइना बहुत खुश होगा। आ, भारत का भी मेरे ख्याल है इसमें रवैया कोई, क्योंकि हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी ये। तो बिल्कुल। बहुत मुश्किल है ये अटकलें लगाना कि, मैं नहीं समझता कि चीन का इसमें कोई ज्यादा हाथ होना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं। जी। लेकिन कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, पर्दे के क्या पीछे उसका क्या चल रहा है? अल्टीमेट जी। एजेंडा है, वो अभी पत्ते साफ नहीं हुए हैं जी। आखिरी सवाल यही रहेगा, हमने देखा है दक्षिण एशिया जो है कहीं ना कहीं सेंटर बनता जा रहा है पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। इसमें तीन देश हमने देखे किस तरह से इंस्टेबिलिटी का शिकार हुए हैं। तो क्या दक्षिण एशिया में कुछ बड़े बदलाव की ओर इशारा देखते हैं आप? कुछ बड़ा बदलाव देखते हैं? अगर मैं आपका इशारा समझ पा रहा हूं, तो मैं खाली यही कहूंगा कि उम्मीद है कि ऐसा ना हो। चलिए, बहुत जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने जी। के लिए। अगर कोई लास्ट कमेंट अगर आप करना चाहें तो आप। जी नहीं, चलिए, आपने आपने सारे सवाल पूछ लिए, बड़ी खूबसूरती से पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत सुरेश जी धन्यवाद हमारे जी। साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, जी। आपने सुना सुरेश जी ने बड़े ही संजीदा तरीके से नेपाल मुद्दे के बारे में सारी जानकारी दी। जितना एज अ फॉर्मल डिप्लोमेट उन्हें इस व्यापक मुद्दे पर एक्सपीरियंस है, उन्होंने बताने की कोशिश की कि किस तरह से ये जो मुद्दा है वो भारत को इम्पैक्ट करेगा या फिर पूरे साउथ एशिया की स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।